नमस्कार, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक दो लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जब वो लोग किसी रिसर्च को करते हैं तो उनके पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस की सटीक एनालिसिस के लिए कुछ लोग डेटा भी कहते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन शब्द ज्यादा उचित है यहाँ पर। उन ऑब्जर्वेशंस की सटीक एनालिसिस के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। जब स्टैटिस्टिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है तो उन टूल्स को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स सीखना काफी आवश्यक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, जो लोग हायर स्टडीज परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, जो लोग रिसर्च वर्क में जाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या है, यह टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और ये एक मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है, अंकदायी विषय है, जहां पे नंबर पूरे मिलते हैं जिससे आप अपना परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन दो कारणों से यह टॉपिक जो है, जिनको रिसर्च वर्क में जाना है उनके लिए तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और जिनको रिसर्च वर्क में जाना है, अपनी पढ़ाई को खत्म करके फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है, उनके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनका परसेंटेज काफी सुधर सकता है। हालांकि कुछ लोग काफी कुतर्कों के साथ इस विषय का काफी मजाक भी उड़ाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इस विषय को हम लोग पूर्ण सम्मान देंगे और इस विषय की गहराइयों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पहले का एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा हमको कलेक्ट कैसे करना है। यह एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इस पर हम लोग अभी विचार नहीं करेंगे। जब हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे उस समय कलेक्शन ऑफ डेटा पे गहन चर्चा होगी। तभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे रहने वाला है। आइए देखते समझते हैं कि होगा क्या है। देखिए, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट दिया था, उनके मार्क्स नीचे दिए गए हैं। अब इन मार्क्स को सिर्फ देखना है हमको, और हमको ये विचार करना है कि हम क्या क्या ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन के सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं इस पे। इसका मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, ये सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं इस पर, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का, देखिए जो डेटा है इसको ऑब्जर्वेशन ही कहना प्रेफर करेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जब हम लोग हायर स्टडीज में जाएंगे, जब हम लोग और गहराई में जाएंगे, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन शब्द का ही प्रचुर प्रयोग होगा। इसीलिए हम लोग अभी से ज्यादा डाल लेते हैं ऑब्जर्वेशन का। तो जो भी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 10 डेटा है, 10 डेटा में हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 95 - 25 = 70, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा जटिल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस थे, यहां पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थे। अब यहां पे हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है। तो जिस आसानी से हमने ये तीनों ऑपरेशंस यहाँ किए, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस या सॉर्टिंग का काम या रेंज निकालने का काम, क्या उतनी आसानी से यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन हमको परफॉर्म करना है। दूसरी बात की स्टोरेज ऑफ डेटा, देखिए आजकल कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर युग में क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशंस जो होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो उसमें डेटा स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो भी ऑपरेशन या जो भी सॉफ्टवेयर या कोई भी हमारा कोई काम है, जैसे कि ये ऑपरेशंस ही है, ऑपरेशंस जितना कम डेटा लेगा, कम स्टोरेज लेगा, वो प्रोसेसिंग उतनी फास्ट होगी।
यानी कि स्टोरेज ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग के बीच का जो संबंध होता है वो सीधा सीधा होता है। यदि स्टोरेज पे कोई डेटा है, यदि स्टोरेज पे कम स्पेस लेता है तो उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम फास्ट करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट है, ये कभी हम लोग बाद में देखेंगे। बहरहाल अभी इतना जान लीजिए। तो पहला तो प्रॉब्लम क्या है, स्टोरेज का, फिर प्रोसेसिंग का। तो इसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? तो स्टैटिस्टिक्स में है कि हाँ हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि इन सबको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में बना दिया जाए। फ्रीक्वेंसी टेबल कहने का मतलब क्या है कि ये जो मार्क्स आए हैं, कौन सा मार्क्स कितनी बार आया है उसको उतनी बार लिख दिया जाए। जैसे 10 1 टाइम्स आया है, 10 1 टाइम्स आया है, 10 1 टाइम्स आया है, तो 10 को यहाँ एक बार लिख दिया। उसी तरह से देखिए हमारा 36 जो है वो 3 टाइम्स आया है। देखते हैं 3 टाइम्स कहाँ का आया है। 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है। आप देखिए इसमें 4 टाइम्स 36 नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं कि 60 कितनी टाइम्स आया है, 64 टाइम्स आया है। 61 2 3 फोर्थ कहाँ है, फोर्थ 4 टाइम्स 60 आया है। इस हिसाब से हम डेटा को अगर अरेंज कर लें, देख तरह हमारा स्टोरेज कम हो जाता है। और जहां पे हम 30 आइटम्स के साथ डील कर रहे थे, अभी हमारे पास टोटल 13 आइटम्स के साथ डील करना है। तो कौन सा काम ज्यादा आसान है, 30 आइटम्स के साथ डील करना ज्यादा आसान है या 13 आइटम्स के साथ डील करना ज्यादा आसान है? ऑफ कोर्स 13 आइटम्स के साथ डील करना ज्यादा आसान है। इस पर हम वो सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस, मीन मीडियन मोड के सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा को ठीक से एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करके किसी आउटकम पे पहुंच सकते हैं। अब आइए सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 100 plants each were planted in 100 schools during Taru Mitra. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as. अभी देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो 10 आइटम से शुरुआत की थी, फिर 30 तक गए थे। अब देखिए हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 100 आइटम्स हैं। 100 प्लांट्स इन 100 स्कूल्स। ठीक है, इसको दोनों ही है, ये 36 आउट ऑफ 100 है, ये टोटल 100 है। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हम इसको लेंगे 100 स्कूल्स को। ठीक है, तो ये हमारे अब इनके लिए क्या तरीका है? जो तरीका हम लोगों ने यहाँ अपनाया था, क्या वही तरीका हम लोग यहाँ भी अपना सकते हैं क्या? कि एक एक आइटम उठाएं और देखें किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। क्या वो अपना सकते हैं? अगर हम 65 ढूंढने चले तो काफी समय लगेगा कि हाउ मेनी टाइम्स 65 हैव अकर्ड इन दिस टोटल टैली। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरा रास्ता है हमारे पास। दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, ये देखिए वहां पे एक एक डेटा था, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंटरवल्स बना लिया है, 20 29 30 39 40 49। इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ये लोअर बाउंड्री होता है, ये अपर बाउंड्री होता है। कुछ लोग इसको लोअर लिमिट भी कहते हैं, अपर लिमिट भी कहते हैं। और 20 और 29 के बीच में कितने आइटम्स हैं? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 3। फिर 30 और 39 के बीच टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 14। 40 और 49 के बीच टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 12। इस तरह से हम लोग करके डेटा को अरेंज करते हैं। अब देखिए एक चीज लिखी हुई टैली मार्क्स है। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स कुछ नहीं होता है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे 3 है, 1 2 3। 14 है, 14 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम टैली मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी जहां पे हम 100 आइटम्स के साथ डील कर रहे थे, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिड्यूस होकर कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो जाता है 8। तो 8 आइटम से ऑफ कोर्स डील करना ज्यादा आसान है देन कि 100 आइटम से। ठीक है, वहां पे हमारा मिस्टेक होने का भी संभावना काफी रहता है। यहाँ मिस्टेक अगर हो भी गया, पहली बात तो मिस्टेक होने की संभावना वहां अधिक है, यहाँ थोड़ी कम है। यहाँ भी मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन एरर्स यहाँ भी हो सकता है।
जब तक हम सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हैं तब तक। लेकिन क्या है कि वहां पर अगर मिस्टेक हो गया तो हमको खोजना हमारे लिए काफी कठिन काम हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिस्टेक को निकालना हमारे लिए उतना कठिन नहीं होगा, काफी आसान होगा। इस तरह से हमें काफी सहूलियत होगी। ठीक है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए अब एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। Which gives the weights of, let us now consider the following frequency distribution table which gives the weights of 38 students of a class। कहाँ भी हम लोग 100 डिस्कस कर रहे थे और कहाँ हम लोग 38 पर आ गए, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। ठीक है, now if two new students of weights 35.5 kg and 40.5 kg are admitted in this class, then in which interval will we include them। अब देखिए 35.5 तो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं है यहाँ पे लिमिट 35 पे एंड हो जाती है और यहाँ 36 से शुरू होती है। 40.5 भी कहीं नहीं है, यहाँ 40 पे एंड हो जाती है, 41 से शुरू होती है। तो अब क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में कुछ करते नहीं है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ का जो लिमिट उठा लेते हैं 35, आउटर लिमिट, आउटर बाउंड्री, और यहाँ का ये वाली बाउंड्री, पहली वाली जो लिमिट है इनर लिमिट, इसको क्या कहते हैं? इनर बाउंड्री कहते हैं, लोअर बाउंड्री, सॉरी लोअर बाउंड्री जो कहते हैं, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री। तो ये लोअर बाउंड्री है नेक्स्ट क्लास की, अपर बाउंड्री यहाँ की और यहाँ की लोअर बाउंड्री लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 36 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 1। अब जो आउटकम आता है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.5। क्लियर है? अब हम नया क्लास बनाते हैं। ये जो 31 है, 31 को बना देते हैं माइनस 0.5 2। अब यहाँ माइनस किया, अब यहाँ हम प्लस करते हैं अपर बाउंड्री में 35 प्लस 0.5। तो नया क्लास बन के क्या आता है? 30.052, सॉरी 30.550। टू 35.50। ये नया क्लास हमारे पास बन के सामने आएगा 30.5। उसी तरह से हमारे पास दूसरा यहाँ पे नया क्लास क्या बन के आएगा? 35.5 टू 40.5। यहाँ नया क्लास बन के क्या आएगा? 40.5 टू 45.5। जो लोअर बाउंड्री होती है, लोअर बाउंड्री में माइनस करते हैं, अपर बाउंड्री में प्लस करते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारे पास नया एक जो है एक तरह से क्लास इंटरवल डिफाइन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि 35.5 जो है, दिस 35.5 कैन लाई हियर आल्सो। ठीक है, दिस 35। अब देखिए 35.5 के लिए हमारे पास दो क्लास हो गए, एक पहले वाला क्लास, दूसरा नीचे वाला क्लास। ठीक है, अब ये जाएगा किसमें? दोनों में जा सकता है ना, लेकिन ये जाएगा इसमें, जहां पे लोअर बाउंड्री होगी ना वहां जाएगा। अब पूछोगे क्यों? क्यों? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा ही करते आए हैं, ये परंपरा से निकल कर आया है। इससे छेड़छाड़ नहीं करने का, बस। कोई भी आप नई प्रथा अभी आप शुरू नहीं करेंगे, उस लायक हो जाइए कि आप कोई नई प्रथा शुरू कीजिए तब आप शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं हमको उस बात को मानना है। क्लियर है? आइए अब देखते हैं। ये तो हुआ हमारे पास एक तरह का। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी दो तरीका है, यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विड्थ। तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। आइए वन बाय वन करके देखते हैं तीनों को। ये इस तरह से जब भी आप रिप्रेजेंटेशन देखें किसी भी डेटा का तो समझ जाएं कि ये बार ग्राफ है। कुछ लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे। हाँ? आते ही होंगे।
आते ही होंगे कि आते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। मतलब कि एक क्लास 9 के बच्चों को कहा गया, 40 स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप लोग अपने जो जन्म का महीना है उसको लिखिए और उसके बाद जो उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये बार ग्राफ तैयार हुआ, ठीक है। यानी कि 40 बच्चों में से 3 बच्चों का जो जन्म हुआ था वो जनवरी के महीने में हुआ था, उसी तरह से 4 बच्चों का जन्म जो हुआ था वो फरवरी के महीने में हुआ था, 2 बच्चों का कब हुआ था, मार्च के महीने में हुआ था। क्लियर है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ था, अक्टूबर में 4 बच्चों का जन्म हुआ था। इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। ठीक है, मिनिमम नंबर क्या है, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब जो छोटा है तो बड़ा, अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मैक्सिमम नंबर के लिए क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है वो देखेंगे, ठीक है। इतनी कहानी है बार ग्राफ की। अब आइए हिस्टोग्राम पे आते हैं। देखिए दोनों फिगर्स की तुलना कीजिए, इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर 2 एंट्रीज के बीच में गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, परंतु हिस्टोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी जिसकी वही जो वेट वाला जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया उसी का ये टेबल है, ठीक है। अब आइए यहां देखते हैं हम लोग, पहला क्लास क्या है, 30.5 टू 35.5, 30.5 टू 35.5, सिमिलरली 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, और जो भी हमारा आउटकम है 9, 8 और 10 के बीच में कहीं पड़ेगा, मिडवे में, ये 9 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये क्या होगा, 6 हो गया, 15, 14 और 16 के बीच में पड़ेगा 15। इस तरीके से अगर हम अरेंज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। ये हिस्टोग्राम जो है हमारा यूनिफॉर्म विड्थ का है। ये देखिए ये वाली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या होता है कि ये जो क्लास का जो साइज होता है, क्लास का साइज बराबर है। यहाँ क्लास का साइज क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब क्लास का साइज बराबर होगा तो इसको हम यूनिफॉर्म विड्थ कहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये एक स्पेशल साइन देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आप लोगों के लिए टास्क है। कोई जानता हो तो अभी हमें कमेंट में करके बता सकता है कि इसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये आप लोग हमें बताइएगा कि ये क्या चीज होती है, क्यों इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. Good. So she decided to group them into intervals of varying sizes. अब देखिए varying sizes, intervals of varying sizes as follows: 0 to 20, 20 to 30, 60 to 70, 70 to 100. Then she found the following table. अब देखिए वहां पिछला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे क्लास साइज बराबर थी, यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट है, 0 to 20। पहली क्लास साइज क्या है, 20, दूसरी क्लास साइज क्या है, 10, 10, फिर 10, फिर 10, 10 और ये 30। ये वेरिंग है। उसके बाद से इस तरह से
0 to 20 पे हमारा एंट्री कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, तो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम बना दिया। क्या ये तरीका सही है? तो इसका उत्तर है कि ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है? ये सही तरीका हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरे हिस्टोग्राम जब हम लोगों ने, तो यहाँ वैरिंग विड्थ देखा था, ये वही वैरिंग विड्थ है। ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है, आइए समझते हैं। सही तरीका ये है कि ये जो पूरा हमारे पास क्लास इंटरवल जितने भी दिए हुए हैं, इन सारे क्लास इंटरवल्स को देखते हैं और इसमें सबसे छोटा क्लास इंटरवल देखने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा क्लास इंटरवल का साइज क्या है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे क्लास इंटरवल्स हैं जिनका साइज 10 है। साइज 10 है, एक का साइज 20 है, एक का साइज 30 है। तो सबसे छोटे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये सबसे छोटे हो गए। तो इसी को हम साइज मान लेते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं 10 को। अब क्या करते हैं कि ये 10 डिवाइडेड बाय जो ये वाला क्लास इंटरवल है 20 इंटू 7, रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 3.5। बाकी सबका 10/10 क्या होगा, 10/10 1 होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा आउटकम होगा। इसका 10, ये भी 10, ये 20, ये 20, ये 15। देखिए इन सबका जो क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है, तो ये 10 तो ऊपर जाएगा क्योंकि छोटा सबसे क्लास इंटरवल ये है, और नीचे में जो इसका साइज है वो रहेगा 10/10 1 होगा। जब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा। अब देखिए यहां पर समझते हैं 8 का क्या होगा, 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, यानी 8/3 कितना हो जाएगा, 2.67 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नई फ्रीक्वेंसी जो निकल के सामने आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। नई फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 3.5 10 10 20 20 50 2.67, ये हमारी नई फ्रीक्वेंसी निकल के सामने आएगी। और इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 3.5, 2 और 4 के बीच में कहीं 3 आएगा यहाँ पर, हा? उसी तरह से 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा। ठीक है, उसी तरह 2.67 2.5 से ऊपर 2.5 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 2.67। बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बराबर हैं। So this is the correct way of drawing that histogram when the class intervals are of varying widths. आइए अगला टॉपिक देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आइए देखिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसी एग्जांपल को। अब ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है। अब कहा जाता है कि आप इस पर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसका खींचिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचने के पहले जो हमारी शुरुआत कहां से हुई है, 30.5 से। ये हमारा पहला क्लास इंटरवल है 30.5 टू 35.5। लास्ट क्लास इंटरवल क्या है, 55.5 टू 60.5। ये हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है। हम करते क्या है, एक कल्पना करते हैं इसके पहले के क्लास इंटरवल के, जो पहला क्लास इंटरवल है उसके ठीक पहले कौन सा क्लास इंटरवल होगा। तो इसके पहले जो क्लास इंटरवल होगा वो 25.5 टू 30.5 का होगा। और यहाँ क्या कल्पना करते हैं, इसके बाद वाले क्लास इंटरवल की 60.5 टू 65.5। ठीक है, और करते क्या है कि ये जो
अब देखिए यहाँ पे देखिए एक नया क्लास इंटरवल है 25.5 टू 30.5। इस वाले दोनों क्लास इंटरवल्स में जो नया क्लास इंटरवल हम लोगों ने लिया है, इस नए वाले क्लास इंटरवल में हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी कितनी मानेंगे, 0 मान लेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी। और जो मिड पॉइंट होगा दोनों क्लास इंटरवल का, जो मिड पॉइंट है, अब देखिए सारे मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सारे मिड पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये होगा, ये ठीक है। अब इसके पहले वाले क्लास का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, और इसके बाद वाले क्लास का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। इन सबको एक डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in the following table. Draw a frequency polygon corresponding to this frequency distribution table. अब देखिए इसमें खास क्या है, इसमें खास क्या है, ये भी तो वही प्रश्न है। अब देखिए वहां पर जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, यहाँ पे 30.5 से शुरुआत की थी। यानी कि जो हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन के बाद भी हमारे पास काफी प्लेस था, काफी बड़ा स्थान था, काफी बड़ा रीजन था। लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने शुरुआत की है, यहाँ शुरुआत हम लोगों ने ओरिजिन से की है, 0 से की है। इस तरह से सारा हिस्टोग्राम से इस तरह से डिनोट कर दिया इसको हम लोगों ने, जो भी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्या, ये तो मिड पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने कहा था कि पहला हम लोग जो इसके पहले का जो क्लास है वो कंसीडर करेंगे, इसके बाद वाले क्लास को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्लास क्या होगा, -10 to 0 होगा, हाँ। और इसके बाद वाला क्लास क्या होगा, 100 to 110। 100 to 110 में तो कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मतलब कि ओरिजिन के हमारा जो इस साइड जा रहा है, बाई तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वहां भी फ्रीक्वेंसी हम 0 लेते हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे, हम 0 लेंगे। और जो डॉटेड लाइन है जो मिलाते हैं, वो मिलाएंगे तो जरूर, लेकिन कंसीडर करेंगे जहां पर ये वाई एक्सिस को काटता है, उस पॉइंट को। देखिए ये इस पॉइंट पर वाई एक्सिस को काट रहा है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, ओ। और ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, उस पॉइंट का नाम है हमारा ए। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड के पॉइंट पे नहीं आएगा, वो ओ से चालू होगा, ओ यानी 0 से चालू होगा, ओरिजिन से चालू होगा, ओ, उसके बाद ए, और सारे मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर एल हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ तक आएगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि कभी भी ये जो है हमारा जो है नेगेटिव साइड के पॉइंट्स को नहीं लेगा। आइए अब देखते हैं। In a city, the weekly observations made in a study on the cost of living index are given in the following table. तो ये cost of living index दिया है। Draw a frequency polygon for the data above without constructing a histogram. अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास इसके पहले का क्लास ले लेंगे, क्या होगा, पहला क्लास क्या होगा, 130 to 140। दूसरा क्लास ले लेंगे 200 to 210, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। बीच में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, जो मिड पॉइंट्स, जो हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स थे, उन मिड पॉइंट्स को हम लोग बीच में लेकर आएंगे। वी विल ब्रिंग दोज मिड पॉइंट्स इनटू द पिक्चर, और उसको हम एक नाम देंगे क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स, ये देखिए 140 और 150 के का मिड पॉइंट 145 है, 150 और 160 के का मिड पॉइंट 155 है, 160 और 170 का मिड पॉइंट 165 है।
इस तरह से। और हमारे पास इसके पहले वाला मिड पॉइंट क्या था, पहले वाला क्लास क्या होगा 130 टू 140, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 135 विद फ्रीक्वेंसी 0। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 200 टू 210, मिड पॉइंट 205 विद फ्रीक्वेंसी 0। अब देखिए जो भी क्लास मार्क्स पे जो भी है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है क्लास मार्क्स पे 135.0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा 145.5, तीसरा पॉइंट क्या होगा 155 एंड 10। इन सारे पॉइंट्स को हमको प्लॉट कर लेना है ग्राफ पेपर पे और उसको जोड़ देना है। 135.0 है, यहाँ पे 0 है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है हमारा 0 है। 145.5, ये देखिए 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। उसी तरह से 155 और क्या था 10 था, 155.10 ये पॉइंट हुआ 155.10। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। थैंक यू। मतलब कि यहाँ पर हम अपने वीडियो को यहीं रोकते हैं, आज के इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस तरह के वीडियोस का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।